प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेज में। हम आज पहली बार शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की संस्कृत। और संस्कृत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण, क्योंकि व्याकरण का जो कोर्स है वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर बहुत बिंदु हैं और ज्ञान से भरे हुए बिंदु हैं, विद्वता से भरे हुए बिंदु हैं। तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, विषय संस्कृत है, पुस्तक का नाम है सेमुसी। सेमुसी पुराने ग्रंथों में इसका प्रयोग हुआ है, प्रचलन में अपने कम है ये शब्द। सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि, समझ, ज्ञान। तो इस शब्द बहुत ही प्रिय शब्द है, लेकिन है प्राचीन ग्रंथों में, तो इसलिए वर्तमान में ये कम सुनने को मिलता है। लेकिन इनको आप सीखें। सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि, समझ, ज्ञान। तो संस्कृत क्या है कि सबसे सरल विषय है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। इसमें जैसे प्रार्थना पत्र वगैरह आते हैं, संवाद आते हैं, अन्य जो चीज़ें बहुत सी आती हैं वो लिखी हुई आती हैं पेपर में, उसमें केवल रिगिस्तान आपको भरने होते हैं। तो काफ़ी हद तक सरलता हो गई। अब जो नया पैटर्न आया है बोर्ड का, उस नए पैटर्न में भी आपको किताब के प्रश्न उत्तर याद ही नहीं करने होते, सिर्फ पाठ अच्छे से पढ़ना होता है, श्लोक अच्छे से पढ़ने होते हैं। और फिर वो देंगे आपको, श्लोक देंगे या कोई कवितांश देंगे और उसका नीचे आपको प्रश्न पूछेंगे, या कोई गद्यांश देंगे, नीचे प्रश्न पूछेंगे। तो अगर आपने अच्छे से पाठ पढ़ लिया तो आनंद आ जाएगा आपको उत्तर करने में, एक भी नंबर नहीं कट सकता। मैं पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चों के आते हैं हिंदी और संस्कृत में 100 में से 100 अंक आते हैं, 100 में से 100 अंक आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। दूर दूर तक, कोस कोस तक पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। शर्त ये है कि जितना पढ़ाया जाए उसको तैयार किया जाए रोज की रोज। और मैं बताऊं आपको, जैसे संस्कृत है तो इसकी जैसे शुरुआत करते हैं हम, छोटे क्रम से करते हैं, फिर धीरे 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 बड़े क्रम तक हम जाते हैं। तो मैं हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको बताऊंगा। पूरे पाठ भी आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत के। जल्दी ही यहाँ पर लिख लिख के आपको श्लोक भी पढ़ाऊंगा, सब जैसे कविताएं पढ़ाता हूँ हिंदी में उसी तरह से। 3 तो नाटक चलते हैं इसमें, बड़े खूबसूरत नाटक हैं। राम जी के नाटक हैं, अन्य और नाटक हैं, गद्य चलती हैं, कहानियाँ चलती हैं, न्यायाधीश के विवरण चलते हैं। आनंद ही आनंद है, 1% भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। तो उसी क्रम में हमारे लगाए हैं प्रत्यय। प्रत्यय लगाए हैं हमारे संस्कृत में। तो संस्कृत में प्रत्यय हैं, उनको हम समझेंगे। पहले तो ये शब्द समझें आप। इसमें देखो, प्रति, धन, अय। ये धन तो मैंने एक बार ही बोला, फिर मैं बार बार धन धन नहीं करूंगा, मैं यहाँ प्लस बोलूंगा, आप ज़्यादा समझ जाएंगे। तो ये है प्रति प्लस अय। तो यहाँ यण संधि हो गई। यण संधि में क्या होता है, ये जो ई होती है, इस ई को क्या हो जाता है, यह हो जाता है। फिर ये आधा है तो इसमें यह मिल जाता है, तो प्र, तय, यह और यह, प्रत्यय। इस प्रकार ये शब्द जो है बना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो इस शब्द के बनने की प्रक्रिया थी। प्रत्यय क्या है? देखो, संस्कृत में जो है 2 तरह के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये मूल रूप से 2 प्रत्यय हैं। एक उन्होंने खुद बना दिया गढ़ के, स्त्री प्रत्यय। लेकिन वो अलग से कोई प्रत्यय नहीं है, वो शब्द बनने के बाद शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए लगा देते हैं, तो वो कोई है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसको एक बार आप ध्यान में न रखें, ये यूं ही बनाई हुई चीज है। प्रत्यय मूल रूप से होते हैं 2, कृत और तद्धित। तो होता क्या है कि देखो, कृत आपने अब तक 10वीं पढ़ी है, तो 10वीं तक आए हैं, तो क्रि आपने धातु पढ़ी होगी, जिसके रूप बनते हैं करोति, कुरुता, कुर्वंती। तो क्रि जो धातु है, तो ये हो गई धातु। धातु मतलब क्रिया, धातु मतलब क्रिया। अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब।
तो जो कुछ प्रत्यय तो ऐसे होते हैं जो क्रियाओं में जुड़ते हैं, मतलब कि धातुओं में जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के लिए पठ प्लस अन बराबर पठन, तो ये किस में जुड़ा? पठ एक धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, तो उसमें जुड़ा। तो एक तो इस प्रकार के होते हैं जो क्रिया में जुड़ते हैं, और एक क्रिया में नहीं जुड़ते, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, यानी कि एक प्रकार से आप समझने के लिए मोटा मोटा शब्दों के बड़े शब्दों में जुड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए सुंदर शब्द है, तो ये कि विशेषण है, ब्यूटी, सुंदर, सुंदर, और एक ब्यूटीनेस होती है सुंदरता। अब ये ता इसमें जुड़ गया, तो ये किस में जुड़ा है? विशेषण में। तो एक प्रत्यय तो होते हैं कैसे? जो क्रियाओं में जुड़ते हैं, एक होते हैं जो संज्ञा आदि, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार मोटे मोटे कितने हो गए? दो, एक क्रियाओं में जुड़ने वाले वो कृत कहलाए, और एक तद्धित में, एक शब्दों में जुड़ने वाले जो संज्ञा सर्वनाम, तो वो तद्धित कहलाए। अगर शब्दों पे विचार करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ दो शब्द हैं, तत् प्लस हित। तो देखो तत् तो शब्द होता है ना, तत् का अर्थ होता है वह है। इसके रूप चलते हैं तीनों लिंगों में, स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, तभ्यम, तई। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, ताम, ते, ताहा, तया, ताभ्याम, ताभी, ऐसे रूप चलते हैं। तो तत् तो एक शब्द है, कैसा शब्द है? वह सर्वनाम शब्द है। तत् क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो देखो ये सर्वनाम शब्द है और ये धातु है, तो ये शब्दों में जुड़े, ये जुड़े। तो आप मोटे मोटे तौर पे एक बार पुनः समझे कि एक तो क्रियाओं में जुड़ते हैं और एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ते हैं। तो दो प्रकार के हो गए। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे हम, प्रत्यय की परिभाषा बनाएंगे। पहले हिंदी में समझेंगे। इतनी बात तो आपकी समझ में आई प्यारे बच्चों, कि प्रत्यय है वो किस में जुड़ते हैं? एक तो क्रियाओं में जुड़ते हैं और एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ते हैं। तो दो जुड़ते हैं। अच्छा, तो हम इसकी परिभाषा बनाएंगे कि जो शब्दांश, अब मैं यहां पर रुकूंगा परिभाषा में, जो शब्दांश। अब शब्दांश कैसे कहा? देखो मैं यहां लिखता हूं बकरी, ये एक शब्द है, इसका खुद का एक अर्थ है, मीनिंग है इसका, तो ये हो गया शब्द। इसको हम कहेंगे शब्द। बकरी एक शब्द है। जब इसी बकरी को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, जैसे बकरी घास खाती है, ऐसे प्रयोग कर देते हैं, तो ये जो बकरी है ना, ये शब्द कहलाता है पद। क्या कहलाता है? पद। पहले तो देखो ये शब्द है, फिर क्या कहलाता है? वाक्य में प्रयोग होने पर ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होता तब तक ये क्या होता है? शब्द होता है। तो बकरी एक शब्द है, इसका पूरा पूरा क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। अब प्रत्यय क्या है? जैसे अभी हमने लगाया था अन, तो संस्कृत के कोई विद्वान है तो वो जानते होंगे, संस्कृत में एक प्रत्यय होता है ल्युट। ल्युट में यू बचता है, यू को अन हो जाता है, सूत्र होता है यू और ना को, उससे तो अन्न बचता है। तो अन्न का खुद का कोई अर्थ नहीं है, खुद का कोई अर्थ नहीं है, अन्न का स्वयं का कोई अर्थ नहीं है। और जिस चीज का स्वयं का अर्थ नहीं होता ना, वो शब्द कैसे हुआ बताओ? शब्द का तो अर्थ होना चाहिए ना। शब्द तो तभी बनेगा ना जब उसका कोई अर्थ होगा। जैसे बकरी का अर्थ है लेकिन अन्न का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका अर्थ कब बनेगा सर? जैसे पठ में लगाया, पठ में लगाया अन्न, तो इसके साथ जुड़कर बना पठन। अब इसका अर्थ है पढ़ने का भाव, पढ़ने का भाव, ये भाववाचक शब्द बना है, पढ़ने का भाव। तो अब ये शब्द बना, तो इसका मतलब ये शब्द नहीं है, शब्द का अंश है, पार्ट ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ वर्ड। ये शब्द का क्या है? हिस्सा है। तो इसलिए इसको क्या कहा है? शब्दांश कहा है, क्योंकि ये शब्द नहीं होते हैं, ये शब्द के क्या होते हैं? अंश होते हैं। इतनी बात समझे आप?
प्रत्यय कोई पूछ ले कि क्या प्रत्यय शब्द होता है, तो आप कहेंगे ना जी, प्रत्यय शब्द नहीं होता है। प्रत्यय तो क्या होता है, शब्दांश। फिर पूछेंगे कैसे, तो आप बता दो। ये उदाहरण आपको याद नहीं रहे तो ये बता दो, सुंदर प्लस ता। तो ता का खुद का कोई अर्थ नहीं है, ता का स्वयं का कोई अर्थ नहीं है। जब ये इसके अंदर जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा सुंदरता। अब सुंदरता बन गया तो ये भी भाववाचक शब्द हो गया। तो अब इसने अर्थ प्रकट किया है, पहले इसका खुद का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। इतनी बात। इसी तरह बात करते चलेंगे हम आगे आगे। तो जो शब्दांश क्रियाओं अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो शब्दांश क्रियाओं, या एक तो क्रिया में जुड़ते हैं, अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के पश्चात बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदलने में समर्थ होते हैं, या यूं सीख लो कि बदल सकते हैं। यानी ये क्रियाओं में जुड़ते हैं या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं और बाद में जुड़ते हैं, पहले नहीं बाद में जुड़ते हैं। और जुड़कर क्या करते हैं, ये उसके अर्थ को बदलने की भी इनमें शक्ति होती है। कैसे सर बताओ। जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये देखो कुमार शब्द है, इसका अर्थ होता है कुंवारा लड़का, अविवाहित लड़का जिसका विवाह नहीं हुआ, उसको कुमार कहते हैं। इसके और भी बड़े अर्थ हैं, कमेंट में आप पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। कुमार शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है, लड़का इसका अर्थ होता है, लेकिन इसमें प्रत्यय लगा दिया हमने संस्कृत में गीप। ये गया ये गया, ये सॉरी ये पै गया गया गया, इसमें ई बच गई और ई इसमें जुड़ गई और फिर बन गया कुमारी। तो देखो पहले लड़का था और प्रत्यय लगने से शब्द क्या हो गया, लड़की हो गया, कुमारी हो गया। तो कितनी ताकत है, पुल्लिंग से सीधा स्त्रीलिंग बना दिया, नहीं बना दिया, कुमार का कुमारी बना दिया। तो कुमार का कुमारी बनाने में इसको जरा सी भी देर नहीं लगी, तुरंत बना दिया इसने। इतनी शक्ति होती है इसके अंदर। तो ये हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई कि जो शब्दांश क्रियाओं अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के पश्चात जुड़कर उसके अर्थ को बदलने में समर्थ होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमने बात की। अब संस्कृत में आप इसकी परिभाषा संस्कृत में भी बना सकते हैं। आप संस्कृत में बना सकते हैं। अगर हिंदी में आपको याद है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये है मानी जो शब्दांशः यानी प्रत्यय, ये शब्दांशः क्रियाणाम क्रियाओं के वा मानी अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषण नाम पश्चात है प्रयुज्य। यह शब्दांश, जो शब्दांश क्रियाओं अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषणानाम, एक साथ कर दिया मैंने, इनको समास कर दिया इनका, संज्ञा सर्वनाम विशेषणानाम पश्चात प्रयुज्य जुड़कर तेषाम उनके अर्थ को परिवर्तितुम या परिवर्तन करतुम
तेषाम् अर्थं परिवर्तनं कर्तुं समर्थाः भवन्ति ते प्रत्ययः कथ्यन्ते। ये हमारी जो शब्दांश क्रियाओं के षष्ठी विभक्ति संज्ञा सर्वनाम के विशेषणों के पश्चात ही जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में भी घड़ सकते हैं। ये चीजें मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि कोई शुरुआत करते हैं ना किसी चीज की, तो उसमें एक बार पूरा ज्ञान लेना जरूरी होता है। बाकी ये चीजें कोई काम की नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं सर इसको लिखाई दो तो मैं लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो कोर्स है 10वीं क्लास का, उस 10वीं क्लास के कोर्स के अंदर कृत प्रत्यय भी हैं और तद्धित प्रत्यय भी हैं, कृत भी हैं और तद्धित भी हैं। तो क्रियाओं में जुड़ने वाले भी हैं और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में भी जुड़ने वाले हैं। तो कृत प्रत्यय में जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं दो प्रत्यय। देखो प्रत्यय पढ़ने के लिए भाई सीधी सी बात है, इसमें पूर्व का ज्ञान थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें प्रत्यय जो है कोई छोटा विषय नहीं है। हालांकि अपने कोर्स के अंदर 2 नंबर का है, ये 10वीं के कोर्स में 2 नंबर का है, और ये भी रेगिस्तान, आपको रेगिस्तान देंगे और कोष्टक में देंगे कि इस चीज में ये प्रत्यय जोड़ के बताइए क्या शब्द आएगा। तो सहूलियत पूरी रहेगी, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु ये बड़ा विद्वता भरी चीज है ये, इसमें बहुत सी चीजें आनी चाहिए संस्कृत की, तब जाकर इसकी पार पड़ती है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि 10वीं तक आप आए हैं तो थोड़ा बहुत तो इस क्षेत्र का ज्ञान होना ही चाहिए। तो देखिए हमारे 2 प्रत्यय चलते हैं, सत्री और सानच। पहला क्रम हम आज शुरू करते हैं, सत्री और सानच। दोनों ही जो प्रत्यय हैं, दोनों का ही अर्थ का है किसी काम को करते हुए, किसी काम को करते हुए, वर्तमान काल का बोध कराते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं ना, बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं आप, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की संस्कृत से, या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इतना उत्तम होने वाला है ना ये विषय, बहुत उत्तम, सर्वोत्तम। आपकी पुस्तकें धरी रह जाएंगी यूं की यूं, और आप यहाँ से सीख के जाएंगे, पूरे गर्व से पुस्तकों को देखेंगे, वाह ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो बड़ी बड़ी तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे सत्री प्रत्यय। पहले हमारे एक जिज्ञासा आती है, किसी काम को करते हुए के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी जिज्ञासा आती है कि सर ये दो एक ही अर्थ के दो क्यों बनाए? भाई इसका अर्थ भी किसी काम को करते हुए और इसका अर्थ भी किसी काम को करते हुए, तो फिर सर दो क्यों बनाए, एक ही बना देते। इसकी वजह है, देखो संस्कृत में जो क्रियाएं होती है ना, उसके देखो एक रूप तो आपने कभी ऐसे देखे होंगे, पठती, पठतः, पठंती, एक तो ऐसे देखे होंगे आपने, है ना, वर्तमान काल में। और एक वर्तमान काल में आपने ऐसे देखे होंगे, लभते, लभेते, लबंते, इस तरह से, ये भी वर्तमान काल है। तो एक रूप ऐसे चलते हैं और एक रूप ऐसे चलते हैं। तो जो ऐसे रूप चलते हैं ना, उन धातुओं को हम बोलते हैं परस्मयी पदी धातु। परस्मयी पदी धातुएं या धातु मानो, वो कहलाती हैं परस्मयी पदी। और ऐसे रूप चलते हैं ना, उसका अर्थ है आत्मने पदी धातु। ये परस्मयी पद धातु, ये आत्मनेपद धातु। अब इनके भी अर्थ हैं, परस्मयी पद का क्या मतलब है, आत्मने, पर इतना गहराई में आप न जाएं, पर एक बार इतना समझे। तो इस तरह से रूप किस किस के चलते हैं, जैसे देखो पठ के चलते हैं, हंस हंसना, चल चलना, खाद खाना,
धाव दौड़ना, वस बसना, वद बोलना। फिर देखो एक धातु होती है गम, जिसका हो जाता है गच, जाना। पा, जिसका बन जाता है पिब, इसका अर्थ होता है पीना। ये ऐसी और भी धातुएं, पाक, घ्रा, धमा, स्थामना, दान, दर्शित, ईसद, पिब, जिगर्दम, तिष्ठमन, ऐसे बहुत सी धातुएं। तो ऐसे सिंपल चलती है कि हंसती हंसता हसंती, चलती चलता चलंती, खाती खाते खादंती। इन सब में तो लगता है ये सत्री, इन सब में तो कौन सा लगता है? सत्री। और आत्मनेपद की धातु है, देखो कौन कौन सी। जैसे मान लीजिए सेव हो गई, भास हो गई, वृत हो गई, वृद्ध हो गई, रुच हो गई, मोद हो गई। ऐसी धातुएं हैं जिनके रूप इनकी तरह चलते हैं। सेवते, सेवेते, सेवंते, बासते, बास्यते, बासंते, वर्तते, वर्तेते, वर्तनते, मोदते। मुद धातु है दरअसल ये, फिर मोद बनता है, मुद धातु है। तो रोचते रोचते, रोचते रोचते, रोच की रुच, रुचिर्था नाम प्रिय माने, आगे आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो चतुर्थी होती है। ये धातुएं हैं। तो कुछ के रूप ऐसे चलते हैं, कुछ के ऐसे। तो जो आत्मनेपदी है उसमें लगता है सानच। तो आपके प्रश्न की जिज्ञासा शांत हुई? प्रश्न क्या था कि सर दो क्यों बनाए, जब एक ही अर्थ है भाई, एक ही किसी चीज का अर्थ है तो दो क्यों बनाए? तो दो यूं बनाए कि एक ये सत्री तो लगता है इनमें और सानच लगता है इनमें। और ये सत्री और सानच इतना बड़ा प्रत्यय है, अगर विद्वता से इस पे बात की जाए और विदुषी और विद्वान अगर बैठे हों और उस पे अगर चर्चा की जाए तो महीना लग जाता है इसको, इस पे चर्चा करने में महीना। इतना ज्यादा विद्वता भरा है, इतना ज्यादा ये विस्तृत है, आनंद से भरा हुआ है। लेकिन अपने को 10वीं के स्तर पर करना है तो हम इसको सिंपली करेंगे। पर इसका अगर पूर्ण ज्ञान किसी को लेना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है और कमेंट कर सकता है, मैं उसको ये इसका पूरा का पूरा ज्ञान इसका बता सकता हूं, पूरा का पूरा। आ जाइए, तो हम बात करते हैं, आइए सत्री को लेते हैं हम पहले। सत्री, किसी काम को करते हुए, किसी काम को करते हुए। तो क्या बना? पठ प्लस सत्री। छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 10वीं क्लास को पढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसकी उपदेश अनुनासिक से संज्ञा हो गई, ये सह की लसक व तद्धिते से हो गई, फिर क्या बचता है क्या? तो ज्यादा विद्वता ने दिखाकर सामान्य तौर से आपको सीधा ही कर देता हूं इसको। तो आप तो ये माने कि जब ये सत्री आया ना तो इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे एक प्रकार से, और वो क्या करेंगे, ये री गायब हो जाएगी इसकी, ये री, और इसमें से स गायब हो जाएगा, स लशकवत देते सूत्र से। तो ये स में ए छोड़ जाएगा ये, तो स तो गायब हो गया, इसमें बचा ए, और इसकी री गई तो ये बचा तय। तो आ गया पठ प्लस अथ। इतनी बात समझे क्या आप? सत्री प्रत्यय है वो यूं का यूं नहीं जुड़ेगा, पहले उसको कुछ चीजें उसकी गायब हो जाएंगी विभिन्न विभिन्न सूत्रों से। तो ये री गई और ये स गया, दोनों गए तो अत बच गया, तो पठ प्लस अथ। अब इसको मिला दो, इन दोनों को मिला दो, तो पै का तो पै, ठै में ए मिल गया तो ये ठै, और ये पठत, ये आ गया मूल शब्द। मूल शब्द मतलब सर, मतलब है भाई ये, इससे जो शब्द बनेगा ना वो विशेषण हो जाएगा। कैसे? देखो, पढ़ता हुआ लड़का और पढ़ती हुई लड़की, तो लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग, ऐसी चीजें हो जाती है ना अलग अलग, तो वो विशेषण की श्रेणी में आ जाता है। जैसे अच्छा लड़का, लेकिन लड़की होगी तो अच्छा नहीं आएगा, अच्छी आएगा।
तो जब बदल जाते हैं ना प्रयोग में स्त्रीलिंग तो वो विशेषण होता है। तो पढ़ता हुआ लड़का, तो लड़के की विशेषता है कि वो कैसा है, पढ़ता हुआ। और पढ़ती हुई लड़की, तो लड़की की भी विशेषता है। और लो संस्कृत है तो इसमें एक लिंग और भी होता है, नपुंसक लिंग, इसलिए 3 सीखोने पड़ेंगे आपको। तो ये तो मूल शब्द ही आया है। अब इसका पुल्लिंग रूप क्या बनेगा, स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा और नपुंसक लिंग रूप क्या बनेगा, इस पे चर्चा करेंगे अब हम। तो पहले तो मूल शब्द है ना, उसी को लिखो आप, उससे समझ में आएगा। भाई मूल शब्द ये था पठत, यहां भी था पठत और यहां भी था पठत। फिर प्रयोग भी बताऊंगा मैं आपको। तो नपुंसक लिंग में तो ये का यही रहता है पठत। जब भी कोई शब्द अलंत तय होता है ना, तो वो नपुंसक लिंग में भी वैसा का वैसा ही रहता है। तो भगवान की कृपा से यहां तो जोर नहीं आया, ये नपुंसक लिंग में तो पठत का पठत ही रहा। अब स्त्रीलिंग में क्या हुआ कि यहां स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो मैंने कुमार का उदाहरण दिया था ना, तो यहां पर एक प्रत्यय लगेगा गीप, और इस गीप में ग भी चला गया, पै भी, ई छोड़ गया। ये क्या छोड़ गया, ई छोड़ गया। तो ये ई इसमें मिल गई पठती, और फिर इसमें कहीं से एक न और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पठंती। ये लड़की का रूप बनेगा। पठता है नपुंसकलिंग और पठंती लड़की। और पुल्लिंग का, पुल्लिंग में जोर नहीं है, ये जो मूल शब्द है ना इसी को न कर दो, पठन, तो ये हो गया पुल्लिंग का। तो थोड़ा समझे क्या, सीखे क्या आप। पुल्लिंग में तो पठन, स्त्रीलिंग में पठन, यूं का यूं मान लो, पठन का पठन आगे ती लग गया, पठंती, और वो पठत। अब ये वाक्य कैसे आते हैं देखो, मैं आपको बताऊं संस्कृत में, फिर परीक्षा में कैसे आता है वो बताऊंगा। वाक्य है कि बालक पढ़ता हुआ घर जाता है, ये वाक्य है। इसकी संस्कृत बनाएंगे। तो भाई जाने का काम कौन कर रहा है, बालक, तो बालक करता है और ये क्रिया है, तो पहले इन दोनों को ही करते हैं। बालकः जाता है गच्छति। अब कर्म ढूंढेंगे, पहले कर्ता और क्रिया। संस्कृत का एक ऐसी इसी तरह करना अच्छा रहता है, पहले कर्ता ढूंढो, फिर क्रिया ढूंढो, फिर कर्म ढूंढो। कर्म के लिए आप देखो 2 सवाल करो, क्या और किसको, तो किसको जाता है, घर को, तो घर को गृह कहते हैं, तो गृहम। ये इतनी चीज आपको याद नहीं करनी है, आप डर मत जाना, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको कि एक बार समझ में आए विद्वान विदुषी बालिकाओं को और विद्वान बच्चों को। बालक है गृहम गच्छति, बालक घर जाता है। अब ये है अपना प्रत्यय, ये है अपना प्रत्यय पढ़ता हुआ। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये हमारे पास 3 रूप बने थे सत्री के, लड़के के लिए पठन, लड़की के लिए पठंती और नपुंसक लिंग के लिए पठत। तो अब ये लड़का है, पढ़ता हुआ कौन जा रहा है घर, लड़का, तो ये आ जाएगा पठन। किंतु यहां लड़का नहीं होता, यहां होती लड़की, बालिका, कि बालिका, बालिका पढ़ती हुई, अब ये सब बदल जाएंगे, हुई घर जाती है, ऐसे होता है ये वाक्य। तो फिर यहां संस्कृत बनाते तो और चीजें तो बदलती नहीं, यहां बालिका आ जाता, यहां बालिका आ जाता, बालिका गृह हम गजते, बालिका घर जाती है, लेकिन फिर पठन नहीं आता क्योंकि लड़के के साथ आता है, तो आता पठंती। अच्छा ये बात है, तो आएगा यहां पर पठंती, पढ़ती हुई, पढ़ती हुई, बालिका पढ़ती हुई घर जाती है। अंतर समझे क्या। और इसी तरह कोई नपुंसक लिंग चीज होती तो वहां आ जाता पठत। तो ये अंतर है, ये लड़के के लिए आएगा, ये लड़की के लिए। अब बात आती है यहां की परीक्षा में कैसे आएगा श्रीमान, परीक्षा में पेपर कैसे आएगा। तो परीक्षा में यूं आएगा, लिखा लिखाया, 1% और नहीं आना है, बिल्कुल लिखा हुआ आएगा। 3 अक्षर याद करने मात्र, पठन, पठंती और पठत। और ज्यादा विद्वान है तो इनके एक को ग्रुप और लिखा दूंगा आगे मैं, और समझाऊंगा क्या क्या है। अब देखो समझा रहे हैं तो पूरा ही समझाना पड़ेगा, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, पर
चीजें तो सीखनी पड़ेगी भाई। देखो परीक्षा में यूं आएगा, प्रश्न लिखा रहेगा, पहले तो प्रश्न, उसका क्रमांक लिखा रहेगा 2 3 जो भी है, फिर उसमें आएगा ऐसे, कैसे आएगा, जैसे मोहन है क्रीडा आंगणे क्रीडती, मोहन, और यहां आएगा रेगिस्तान, कि मोहन खेल के मैदान में खेलता है। ओके, आगे देंगे कोष्टक, आगे देंगे कोष्टक, आगे ऐसे फुल स्टॉप लगा के ऐसे कोष्टक देंगे, और कोष्टक में आपको पता है क्या देंगे, ऐसे देंगे पठ प्लस सत्री, बस इतना देंगे। उनका क्या कहने का मतलब है कि पठ में सत्री जोड़े और प्रयोग करे। अब हमें यहाँ पर जो है ना अपना कॉमन सेंस काम में लेना है, और वो क्या लेना है कि हम देखेंगे यार सत्री के तो 3 रूप बनते हैं, एक तो पठन, एक पठंती और एक पठत। तो ये जो जगह है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो हम देखेंगे कि यार मोहन खेल के मैदान, मोहन खेल के मैदान में खेलता है, पढ़ता हुआ खेलता है, वैसे पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है, कोई भी चीज़ याद कर रहा है वो और खेल भी रहा है। जैसे खेलते खेलते कई बार नहीं करते, हम खेलते रहते हैं और बोलते रहते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौका 8, ऐसे याद कर ले, या कोई भी मीनिंग याद कर लेते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर ऐसे। तो वो मोहन जो है खेल के मैदान में खेलते हुए पढ़ता है, तो हमें पता चल गया ना मोहन लड़का है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पठन। बट अगर यहां मोहन नहीं होता और यहां कोई लड़की होती, मान लीजिए यहां पर सीता होती, सीता होती कि सीता क्रीड़ा आंगन में खेलती है पढ़ते हुए, और फिर भी यही वाक्य आएगा, फिर भी यही आएगा, सीता आएगी तो भी यही सिचुएशन आएगी। तो हम सोचेंगे यार सीता तो लड़की है, तो लड़की है तो पठन तो नहीं आ सकता, क्या आएगा, पठंती। तो यहां क्या आ जाएगा, पठंती। समझ पा रहे हो बच्चों? तो ये था सत्री का सरल से सरल प्रारूप। अब इसके सींग निकलेंगे, सींग निकलने का मतलब अब ये बड़ा रूप लेगा। तो पहले हम सिंपल चीजें समझते हैं एक बार, फिर कठिन की ओर चलेंगे थोड़ा। भाई पठ थी, इसमें सत्री मिलाया, सत्री में ये गया और ये गया, तो क्या बचा, अथ। भाई तय तो हलंत हो ही गया, तो पठ प्लस अथ, और ये इसमें मिला दो तो पै का पै, ठे पूरा हो गया और तय पठ, ये आ गया मूल शब्द। फिर इसका पुल्लिंग में हमने बना लिया, स्त्रीलिंग में हमने बना लिया, और नपुंसक लिंग में हमने बना लिया। पुल्लिंग में इसका बन गया, तय का नय बन गया पठन, और यहाँ तीज लग गई पठंती, और यहाँ लग गया पैठ तय। ये हो गया, 1 नंबर दे दो इसको। अब 2 नंबर पे आओ, अब हस में जोड़ेंगे, तो हस धातु है, सत्री जोड़ेंगे, ये गया और ये गया, तो क्या बच गया, स में तो ए बच गया और ये तयादा बच गया अथ, तो हस प्लस अथ। अब इनको मिलाओ तो है का तो है, स पूरा हो गया, तय आ गया हसत, ये आ गया मूल शब्द या मूल रूप। अब इसका यहां बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप सोचिए जरा, तय का न कर दो, है स न, लड़की है तो है संती, और नपुंसक लिंग है तो हसत। बस इतना आसान है। देखो फिर तीसरे नंबर का हम लेते हैं,
तीसरे नंबर का हम लेते हैं खाद धातु है जिसका अर्थ होता है खाना, खाद प्लस सत्री। तो सत्री में क्या हुआ, ये गया और ये गया, तो क्या बच गया, अथ। ये खाद नीचे ले आओ, खाद प्लस अथ मिला दो इसको, तो खा दे पूरा हो गया खादत, ये आ गया मूल शब्द। अब यहां क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से, इसको न कर दो बस, खादन, लड़की है तो ती लगा दो, खादंती, और नपुंसकलिंग है तो खादत। अब इसी तरह जो सिंपल धातु है, अब मैं उसके सीधे लिखता हूं, देखा आप समझ पाएंगे। जैसे चल से क्या बनना चाहिए, अत मिला दो उसके अंदर, सब में अत मिला दो, तो यहां अत मिला दो या डायरेक्ट पुलिंग कर दो, अन मिला दो, तो चलन, ये ती मिला दो चलंती, और ये अत मिला दो चलत। धाव का अर्थ होता है दौड़ना, तो इसमें सीधा मिलाओ, जैसे चल में अन मिला है ना, इसी में भी अन मिला लो, तो धावन, भाई धाव तो धातु थी, अन मिला दिया, धावन, यहां धावंती, और यहां धावत। और निरी धातु हैं, जैसे वध है बोलना, तो अन मिला दो वदन, ये अन मिलाते जाओ, यहां वदंती और यहां वदत। तो ये सिंपल धातु हैं, इनमें बिल्कुल भी आपको जोर आने वाला नहीं है, ये तो एकदम आसान तरीके से बनती हैं। लेकिन अब क्या होता है, एक ही सत्री सत्री में ही होगा, और कहीं सत्री और सानच में ही, और कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब आपने रूप सीखे थे, गम, गम का हो जाता है गच्छ, तो परीक्षा में ऐसा आता है गम धातु के वर्तमान काल या लट लकार में रूप लिखिए, तो आप गमती गमता गमंती नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं गच्छती गच्छता गच्छन्ति। इसी तरह आता है पा धातु के रूप लिखिए, तो आप पाती पाता नहीं लिखते, आप लिखते हैं पिबती पिबत पिबंती। वही यहां पर होता है, यानी जहां स आके चला जाता है ना, ये तालव्य स, इसको बोलते हैं तालव्य स, तालु से बोला जाता है। जब ये आके चला जाता है ना, तो वहां आदेश हो जाते हैं। ये क्या चीज होती है सर, आदेश। आदेश का मतलब गम है वो गच बन जाती है, पा है वो पिव बन जाती है, इस तरह होती है। तो जैसे मैं एक उदाहरण दूं, आपकी समझ में आएगा। जैसे परीक्षा में हमें देंगे कि गम धातु में सत्री मिलाइए, तो आप ऐसे मत कर देना कि गम में सत्री हो, बेटे इतना आसान काम आ गया अभी कर देता हूं, और आप करोगे ये अत बचा और ये गम और मिला भाई तो गमत, और यहां बना दे गमन, और यहां बना दे गमंती, है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या सावधानी रखनी है, सावधानी इतनी रखनी है कि हमें याद रखना है कि गम आते ही उसका क्या हो जाता है, गच हो जाता है, किसमें, सत्री और सानच में। सानच में तो ये आएगी नहीं, सानच में अपनी वाली आएंगी, तो सत्री में मानो। तो कैसे होगा सर, तो ऐसे होगा, देखो, गम प्लस सत्री, ओके, ये गया बचा अथ, तो गम प्लस अथ। अब ये स आके चला गया, इसलिए गम का क्या हो जाएगा, गच। ओहो, ये हुआ गच, और ये अथ का आ जाएगा। तो यहां पहले ही ले आना चाहिए था हमें, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो पहले तो गम में सत्री जोड़ा, तो गम प्लस अत बचा। अब गम का क्या हो गया, गच, तो गच प्लस अत, तो रूप क्या बन गया, मिलाओ, गय का गय, च का च, छ में है मिल गया तो छ पूरा, तो रूप बन गया गच्छत। ये आ गया मूल शब्द। अब यहां रूप बनाओ, दिखा इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, सीधा ही है, इसको न कर दो। गच्छ तो है ही, इसमें जैसे इसमें अन्न लगाया, इसमें भी लगा दो अन्न, गच्छन, और यहां बन जाएगा गच्छन्ति, और यहां बन जाएगा गच्छत। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है,
और इस समय को देखते हुए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। मैं कल यहीं से फिर से शुरू करूँगा। इसमें लंबी कहानी चलेगी। व्याकरण अगर आपको पढ़नी है, दक्षता से पढ़नी है, विद्वता से पढ़नी है, तो आप नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेज के ऊपर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस पे फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए, ध्यान दीजिए। प्रत्येक वर्ग के लिए ये फायदेमंद है। वर्ग से मतलब यहाँ है छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कॉलेज तैयारी करने वाले, मास्टर की तैयारी करने वाले, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनके भी काम आएगा। मुझे मुझे अगर आप ये कहोगे कि सर इसको और गहराई से पढ़ाइए, तो मैं इसकी इतनी परतें खोलूंगा कि आप अचंभा करोगे कि सर ये इतना विद्वता भरा विषय था। बहुत विद्वता भरा विषय है, लेकिन अभी तो मुझे एक लिमिट में चलना पड़ रहा है कक्षा 10 की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद।